हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे जो PYQ है वो चल रही है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर हम चल रहे हैं। तो हमने इसके पहले आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर दी है। आज ये आपकी तीसरी वीडियो है। तो डेली हम 15 क्वेश्चन करते हैं। अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की, ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें भी उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ अभी जितना दिन मेरे पास टाइम है तो जल्दी जल्दी करके आपको दे दें, बाकी आप धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए, मैं धीरे धीरे करके आपको सारे सब्जेक्ट का दे दूँगी, बाकी जिस तरीके से आपको टाइम मिलता रहेगा आप पढ़ते रहिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं फटाफट से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है चित्र बनाना, बी है सुई पकड़ना, सी है तेज चलना, डी है धागे में मोती पिरोना। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है कि स्थूल क्या पूछा है, स्थूल गामक कौशल पूछा है। स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा। मतलब हमारे शरीर के हिस्से में जो हमारा शरीर का जो बड़ा हिस्सा है, अगर उसका यूज करेंगे तो स्थूल है, और शरीर के हिस्से में जो छोटे हिस्से का यूज करेंगे वो उसको क्या कहेंगे, सूक्ष्म कहेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं। एक देखिए सूक्ष्म होता है, एक स्थूल होता है, 2 तरीके का होता है। तो स्थूल का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, तेज चलना। देखिए, जब बच्चा क्या करेगा, अपने हाथ का प्रयोग, पूरे हाथ का प्रयोग करेगा, पूरे पैर का प्रयोग करेगा, पूरे शरीर का प्रयोग करेगा, तब वो किस में आएगा, स्थूल में आएगा। जब बच्चा सिर्फ अपनी उंगलियों का प्रयोग करेगा तब किस में आएगा, वो सूक्ष्म में आएगा। देखिए सीधा सिंपल समझ लीजिए, आप याद कर लीजिएगा कि स्थूल का मतलब बड़ा और सूक्ष्म का मतलब क्या, छोटा। छोटे में जैसे उंगली का प्रयोग करता है, तो देखिए चित्र बनाएगा तो पेंसिल पकड़ेगा तो उंगली का प्रयोग करेगा, सुई पकड़ेगा तो उंगली का प्रयोग करेगा, और धागा में मोती पिरोएगा तो उंगली का प्रयोग करेगा। तो ये किस में आ जाएंगे, आपके सूक्ष्म में आ जाएंगे। बाकी हमारा तेज चलना ये पूरी पैर से चल रहा है, तो ये क्या आएगा, स्थूल में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। ऑप्शन ए है जटिल से सरल, बी है सिर से पैर, सी है केंद्र से बाह्य, डी है सामान्य से विशिष्ट। तो देखिए ये जो उत्तर होगा, अधोगामी सिद्धांत पूछा है हमें। ठीक है, तो जो हमारा अधोगामी सिद्धांत है वो बताता है कि जो आपका विकास है वो हमेशा केंद्र से बाहर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। कैसे सही होगा, केंद्र से बाहर की ओर हमेशा होता है। देखिए जब बच्चे का विकास होता है, आप देखेंगे पहले सिर का होगा, फिर धड़ का होगा, मतलब उनके हृदय का होगा, फिर देखिए जो भी विकास हमारा होता है वो, जैसे आपका ये स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड है तो यहाँ से क्या करता है, जैसे पहले आपका हाथ बढ़ेगा, फिर उंगली बढ़ेगी, इस तरीके से एक विकास आता है। तो अधोगामी में ये कह रहा है कि केंद्र से बाहर की जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है ये विकास हमारा। जैसे ये केंद्र है, केंद्र से क्या करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपको बता देना चाहते हैं। जैसे देखिए जो बच्चा है क्या करता है, पहले बच्चा बैठता है, खड़े होने से पहले बच्चा क्या करता है, वो बैठना सीखता है। और दूसरा क्या करता है बच्चा, कि अपना हाथ पैर हिलाने से पहले क्या करता है, वो अपना सिर हिलाना सीखता है। तो ये हमारा अधोगामी सिद्धांत में आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो केंद्र है, केंद्र से बाह्य की ओर जाता है हमारा विकास। ठीक है, किसमें, अधोगामी सिद्धांत में। ये याद रखिएगा आप कि अधोगामी सिद्धांत में क्या होता है, विकास में ऐसा क्या होता है कि केंद्र से बाह्य की ओर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो सामाजिकरण का द्वितीयक कारक पूछा है। ऑप्शन ए है विद्यालय, बी है किताबें, और सी है मीडिया, और डी आपका माता पिता है। तो हमने अपने थ्योरी वीडियो में आपको बता दिया है। देखिए सामाजिकरण के कितने कारक होते हैं, तो इनके 2 कारक होते हैं। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक कारक। पहले कारक को क्या कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं, सभी ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, द्वितीयक कहते हैं। यही इसमें क्या है, 2 कारक है। ठीक है, द्वितीयक। अब यहाँ पर देखिए प्राथमिक में कौन आता है और द्वितीयक में कौन आता है। प्राथमिक क्या होता है, जैसे बच्चा जन्म लिया, अपने घर में पैदा हुआ, तो सबसे पहले कहाँ से सीखेगा, वो अपने घर से सीखेगा। जब अपने घर से समझ जाइए वो सीखता है,
तो सबसे पहले किससे सीखेगा? अपने माता पिता से सीखेगा, परिवार से सीखेगा। ठीक है, जब बच्चा बाहर जाएगा तब किससे सीखेगा? तब वो स्कूल से सीखेगा, किताब से सीखेगा, मीडिया से सीखेगा। देखिए, जब तक बच्चा घर में है तब तक उसका क्या है, वो प्राथमिक कारक है। घर में जिससे सीख रहा है, जिससे भी सीख रहा है, दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, तो वो इसके क्या है, प्राथमिक कारक हैं। द्वितीयक में जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकला सीखने के लिए, अब बाहर जिन चीज़ों से सीखेगा वही आपका क्या होगा, द्वितीयक होगा। तो द्वितीयक में हमारा देखिए, अब यहाँ पे प्रथम में हमारे माता पिता आ गए, तो पूछा क्या है, द्वितीयक पूछा है। तो विद्यालय भी वो बच्चा बाहर जाके सीखेगा विद्यालय में, तो द्वितीयक में आएगा। किताबों से सीखेगा, ये भी द्वितीयक में आएगा। मीडिया से सीखेगा, ये भी द्वितीयक में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि आपका 1, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको डाल लीजिए आप सभी। यहाँ शो नहीं हो पा रहा है तो हम इसको 4 डाल लेते हैं। क्वेश्चन तो है बट ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है ना आप लोग का, तो पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ 4 डाल लीजिए आप सभी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन बड़े होते हैं तो पूरा स्क्रीन पर नहीं आ पाता मोबाइल के। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपको कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। अब यहाँ पे आप एक पकड़िएगा टॉपिक, यहाँ पर अभी नहीं छोड़िए इसको, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रिया करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है? ऑप्शन ए है संवेदीगामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए ये जो पियाजे हैं इनको अभी मैंने जस्ट आपको कल ही पढ़ाया है, आप जाके देखिएगा। अगर वो आप वीडियो देख लेते हैं, लगभग आपकी 16 से 17 मिनट की वीडियो है, तो आपको पियाजे से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप जाके जरूर देखिएगा, पढ़िएगा आप सभी। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब कैसे डी होगा हम इसको भी देखेंगे। देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक मतलब फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा होगा। कैसे होगा? देखिए, जब उन्हें परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक सोच आ जाएगी, जब बच्चा परिकल्पना मतलब कल्पना करना शुरू कर देगा और वो निगमनात्मक सोचने लगेगा, तब वो किस में होगा, औपचारिक संक्रियात्मक में होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए। अब आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वें क्वेश्चन में भी जीन पियाजे से पूछा गया है। जीन पियाजे बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी थ्योरी जरूर पढ़िएगा ताकि वहां से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, देखिए जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है, ये भी चीजें हमने आपको बताई है, वहां पे जाके देखिएगा। ऑप्शन ए है सीखने के लिए तत्परता, बी है यहाँ नकारात्मक रहेगा, बना लीजिएगा, नकारात्मक पुनर्बलन, सी है प्रतियोगी भावना, डी है कार्यात्मक स्थिरता। तो चलिए इसका उत्तर जो हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि जो जीन पियाजे जी हैं ये क्या करते हैं कि इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्व आपके सीखने की तत्परता को ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 डाल दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि अमरजीत नियमों को स्थिर मानती हैं और इस बात की अनुशंसा करती हैं कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए। वे खुद मानती हैं और अनुशंसा भी करती हैं कि सभी को मानना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? ऑप्शन ए है आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी, बी है यंत्री उद्देश्य उन्मुखी, सी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी, डी है कानून और व्यवस्था उन्मुखी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों डी होगा? क्यों डी होगा? क्योंकि देखिए ये क्या कर रही हैं, ये एक कानून और व्यवस्था बना रही हैं कि आप किसी भी, देखिए उनकी व्यक्तिगत स्थिति, आपकी स्थिति कोई भी है,
किसी भी प्रकार का है, जिस नियम को ये मान रही है आपको भी मानना है। तो मतलब कानून कहता है आप किसी भी स्थिति में है, सारे लोग समान है, तो ये नियम सारे लोगों को मानना है, तब ये क्या करेंगे, कानून व्यवस्था में आ जाएंगी। ठीक है। अब आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी जब आता, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका अच्छा लड़का लड़की से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आगे आएगा तो इसको भी बताएंगे। तो एक ये समझ लीजिएगा, जब अनुसरण किसी भी नियम का अनुसरण करने के लिए दिया जाए, इस तरीके से पूछा जाए कि अगला व्यक्ति अनुसरण कर रहा है और वो चाहता है कि आप भी करें, आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, तब समझिए वहाँ आपके ऊपर कानून लागू हो रहा है। तब आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा, कानून और व्यवस्था उन्मुखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, देखिएगा यहाँ पर, एक सेकेंड, चलिए 7 डाल लीजिए इसको आप सभी। ठीक है। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए आप हैं टीचर, ठीक है, और आपके क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई प्रश्न है उसका हल ढूंढने में वो जूझ रहे हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, पूरा किताब पलटे जा रहे हैं। आपने उनको एक क्वेश्चन दे दिया, अब वो दिमाग लगाए जा रहे हैं, अब वो उसी में उलझे पड़े हैं। अब वो क्या करेंगे, मतलब आपको फिर वहाँ पर क्या करना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन ए है, उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। अगर आप देखिए आप ऐसा करेंगे तो आप उत्तर ऐसा दे दीजिए। दूसरा है कि आप करेंगे कि उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आप उस कार्य को छुड़वाकर अगला कार्य करवाएंगे, तो क्या ये सही होगा। ऑप्शन सी है कि प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। ऑप्शन डी है अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्नों को जटिल बना देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नकल तो हम बच्चे से कभी करवाएंगे नहीं, ठीक है, और निर्देश देके हम बच्चे को प्रश्न को कभी कठिन करेंगे नहीं, ये भी गलत है। हम उस कार्य को छोड़ने के लिए भी नहीं कहेंगे कि अगर हम उन्हें जोड़ घटाना कुछ भी दिए, अगर उन्हें नहीं आ रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि छोड़ दो तुम, ऐसा हम बच्चे को नहीं कहेंगे। बच्चे को बल्कि हम कोई प्रश्न का एक संकेत दे देंगे कि देखो ये टाइप है, इस टाइप से तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा। जैसे हम मैथ में लगाते हैं ना टाइप 1 टाइप 2, तो हम कह देंगे ये टाइप 1 के आधार पर है, उसे आधार बताएंगे और उसे संकेत देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चे को हम क्या करेंगे, उस प्रश्न से संबंधित संकेत देंगे या उन्हें टाइप बताएंगे कि इस टाइप से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आप एक संकेत उन्हें प्रदान करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेवागुस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। देखिए आपको लेवागुस्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको कोहलबर्ग पढ़ाएंगे और कल आपको लेवागुस्की भी पढ़ा देंगे, और आपका पियाजे हमने कंप्लीट कर दिया है, तो आप जरूर वीडियो जाकर देखिएगा। ऑप्शन ए है सामाजिक पृथकीकरण, बी है सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, सी है कंठस्थीकरण, डी है निष्क्रिय अनुकरण। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी बताइएगा। देखिए यहाँ पर जो कोहलबर्ग है, लेवागुस्की है, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग करने के लिए ये क्या करते हैं, इन्होंने अनुशंसा की है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूज ऑफ कल्चरल टूल, वो क्या कहते हैं, कल्चर टूल्स जो होते हैं उसका उनका प्रयोग करने के लिए कहते हैं हमेशा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है। जो आपका प्रोग्रेसिव एडुकेशन होता है वो किस प्लेस को आपको या किस सेंटर ऑफ टीचिंग को, लर्निंग को, मतलब लर्निंग प्रोसेस को क्या कर रही है, आपको स्थान दे रही है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रोग्रेसिव एडुकेशन है, मतलब जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा है, वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है। तो केंद्र में हमेशा हम किसको रखते हैं, बच्चे को रखते हैं। आप सभी को पता है कि अगर हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है विद्यार्थी, बी है अभिभावक, सी है अध्यापक, डी है परीक्षाएं। तो इसका तो हमने उत्तर बता ही दिया, चलिए कोई बात नहीं, आप सभी उत्तर लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अगर हमारा शिक्षण अधिगम है तो केंद्र में हम हमेशा बच्चे को रखेंगे। बच्चे को केंद्र में रख के, बच्चे के केंद्र में रखने का जो है वो हमेशा ध्यान देंगे।
और तभी शिक्षण पद्धति को हम शिक्षण को करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टूडेंट को करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 10वां। देखिए क्वेश्चन आपका है कि अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता मतलब काउंसलर बनना चाहता है, तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए। तो ऑप्शन ए है स्थानिक, बी है प्राकृतिक, सी है संगीतात्मक और डी आपका है अंतर्वैयक्तिक। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, अंतर्वैयक्तिक। देखिए जो कोई भी परामर्शदाता बनना चाहता है तो वो क्या होता है, जो देखिए इसलिए इन्हें अंतर्वैयक्तिक का अवसर क्यों देना चाहिए, क्योंकि जो अंतर्वैयक्तिक वाले मनुष्य होते हैं या जो इंसान होते हैं वो सामने वाले व्यक्ति का क्या मनोदशा उन्हें वो जानते हैं। और ऐसे मनोदशा जानने वाले कौन कौन व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आप शिक्षक हैं तो आप अपने बच्चे का मनोदशा जान रहे हैं, अगर आप राजनेता हैं तो आप जनता की मनोदशा को जान रहे हैं, परामर्शदाता हैं तो अपने जो परामर्श लेने आया है उसकी मनोदशा को जान रहे हैं। तो अंतर्वैयक्तिक वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि वो लोगों की अपने सामने वाले की या जो उसके सामने आया है उसकी मनोदशा को समझता है, वो जानता है। इसीलिए हमें हमेशा अगर कोई परामर्शदाता या काउंसलर बनना चाहता है तो हमें उसको हमेशा इंटरपर्सनल मतलब अंतर्वैयक्तिक का क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण, बी है विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना, सी है चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना, डी है विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय आप क्या करने, आप अगर एक अध्यापक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उत्तर बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर आप सभी इसका डाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 होगा। ठीक है, आप सभी 11 कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 11 होगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल सही होगा, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना। सहयोगात्मक मतलब समूह बनाएंगे तभी बच्चा क्या होगा, एक दूसरे का सहयोग करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका है कि कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है। ऑप्शन ए है रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, बी है जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है, सी है जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है और डी आपका है कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है। तो देखिए इसका जो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि जेंडर पूर्वाग्रहों का ग्रहों का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। देखिए क्यों, कैसे कर रहा है अब इसको जान लेते हैं। आप एक अध्यापक या अध्यापिका हैं, ठीक है, तो आप लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि ये जेंडर पूर्वाग्रह, कहीं भी आप देखिएगा जेंडर पूर्वाग्रह कब आएगा, तभी आएगा। ऐसा नहीं कि बस लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा है तभी होगा, ऐसा नहीं, लड़कों के अपेक्षा मतलब जैसे लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के भी आए तो भी होगा। जैसे कि अगर आप लड़कों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, लड़कियों को कम दे रहे हैं, या लड़कियों को अधिक महत्व दे रहे हैं, या उसमें लड़कों को कम दे रहे हैं, मतलब आप दोनों की बराबरी हिस्सेदारी वो बराबरी रहना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ पर जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहे हैं। ठीक है, ना लड़की को हमें कम रखना है, ना लड़के को कम रखना है, ना लड़की को बहुत ज़्यादा रखना है, ना लड़के को बहुत ज़्यादा रखना है। ठीक है, दोनों को क्या करना है, हमें बराबर रखना है। अगला क्वेश्चन देखते आइए। क्वेश्चन है कि विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाले कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए, बी है सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए, सी है विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। तो आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें जो आपके 3 ऑप्शन है, इसी 3 ऑप्शन में से आप हमें बताइएगा आंसर क्या होगा। चलिए इसका हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा
कि सभी से सफलता की अपेक्षा करनी चाहिए एवं बनाए रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए हम सभी बच्चे से, अगर वो अलग अलग भूमि से आए हैं, पृष्ठभूमि से आए हैं, मतलब कोई बहुत अमीर घर का लड़का आया है और कोई बहुत गरीब घर का आया है, तो हमें ऐसा नहीं कि अमीर घर वाले बच्चे से अपेक्षा रखनी चाहिए कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये पढ़ने में अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, हमें दोनों बच्चे से अपेक्षाएं रखनी चाहिए कि दोनों के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, दोनों बच्चे सफल हो सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि रचनात्मक आकलन कब किया जाता है। ऑप्शन ए है कि केवल सत्र के आरंभ में, बी है सभी विद्यार्थियों के पूरे सत्र के दौरान, सी है केवल सत्र के अंत में, और डी आपका है कि केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो रचनात्मक आकलन का प्रयोग कब करेंगे? तो चलिए हम देख लेते हैं। जो हमारा रचनात्मक आकलन होता है उसका प्रयोग हम हमेशा क्या करेंगे, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान करेंगे। ठीक है, सत्र के प्रारंभ में सिर्फ नहीं करना है, पूरे सत्र में आपको करना है। जो रचनात्मक आकलन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो हमेशा आपको कब किया जाता है कि ऑल सेशन। ठीक है, मतलब थ्रू द सेशन फॉर ऑल स्टूडेंट, मतलब सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान आप करेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। समालोचनात्मक, ठीक है, कौन सा थिंकिंग है आपका, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग पूछा है आपसे, तो ऑप्शन ए है कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, बी है भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, सी है एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन है, डी है आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग होता है वो इसलिए बच्चे को दिया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा करता है तो वो अपने से बहुत सारी चीज़ों को सोचेगा, उसको सोचने पे आप मजबूर करिए। ऐसा होता है ना, अगर आपने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया कि श्रीलंका की राजधानी, तो एक वर्ड में वो दे देगा, तो गलत हो गया। दूसरा पूछिए अध्यापक दिवस, एक वर्ड में दे दिया, वो रटा रटा इसका ज्ञान है। सी है ये भी एशिया शहर कहाँ है, या एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये भी रटा रटा है। क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चा क्या करता है, उनको आप कोई क्वेश्चन दे रहे हैं तो बच्चा अपने से उसका क्या करे, उत्तर अपने खुद से ढूंढे और उत्तर आपको दे, खुद से सोच के आपको बताए। ये हमारा क्या आता है, क्रिटिकल थिंकिंग में या समालोचनात्मक चिंतन में आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम कल देखेंगे 15 से 30 तक के क्वेश्चन को। और अगर वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप सभी कमेंट किया करिए, आप सभी कमेंट नहीं करते हैं और रोज़ रोज़ कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। देखिए अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप हमें उस मेहनत का बस इतना तो काम कर सकते हैं कि आप मुझे एक लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको वीडियो कैसी लगी है कैसी नहीं लगी है, मुझे पता चलता है। आप जिस हिसाब से अगर वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट किया करिए और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी क्या करिए, ताकि हमें पता चले। अगर अच्छी लगेगी तो मैं आपको और ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करूँगी, नहीं अच्छी लगेगी तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो देना बंद कर दूँगी, ऐसा नहीं है। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगेगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हम और अच्छी वीडियो बनाएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक जरूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन।